अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टार्ट किए थे। आज उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फर्दर टाइप्स हैं सिस एंड ट्रांस, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिस एंड ट्रांस। अब ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस की भी और ट्रांस की भी। इसको यहाँ एग्जांपल्स हैं उनकी हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये मेरे पास है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहां से डिवाइड कर दिया है। अगर कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर वाली साइड देखो, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, सेम ग्रुप सेम साइड पे, ठीक है। और जैसे नीचे वाली कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है तो नीचे वाली साइड दोनों सेम ग्रुप्स है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, सिस होते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर कहा जाता है। अब सेम यही कंपाउंड कार्बन CH3 और H, ये दोनों ग्रुप सेम एज इट, ये वाला पोर्शन इसका ये वाला और ये वाला सेम है। मैंने क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप को नीचे कर दिया और H को ऊपर कर दिया, ये नया आइसोमर बनेगा। अब इसमें अगर देखो मिथाइल ग्रुप ऊपर था, इधर नीचे आ गया, ये नीचे और ये ऊपर, ये नया आइसोमर बन गया। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर वाली तरफ या नीचे वाली तरफ अपोजिट ग्रुप्स हों, तो ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, ट्रांस आइसोमर। जैसे ये ऊपर वाली तरफ एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, नीचे वाली तरफ भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स होंगे। अब इन दोनों में दो चीजें कॉमन है कि इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी भी सेम है। कनेक्टिविटी में हमने ये देखा था कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक CH3 और एक H है अटैच, सेम इस कार्बन के साथ भी CH3 और एक H अटैच है। अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के साथ भी एक CH3 और एक H अटैच है। वो नो डाउट कि उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो एक है तो अटैच CH3, इसके साथ एक H है, सेम इसका साथ भी एक H और एक CH3। बस मेन डिफरेंस किस बात का है कि इस कंपाउंड में CH3 ऊपर वाली साइड पे है, इस जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, और H जो है वो नीचे वाली साइड है। इसी को हमने रोटेट करके H को ऊपर ले गए और CH3 को नीचे कर दिया। तो बस इस H और CH3 की पोजीशन का डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये डेफिनेशन लिखी है सिस आइसोमर की, व्हेन सेम सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये था, ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, ब्रांचेज हैं, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, लाइज ऑन द सेम साइड, द आइसोमर इज सिस, तो ये आइसोमर फिर सिस होगा। अब डबल बॉन्ड के ऊपर वाली तरफ देखो तो CH3 और H, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप एक साइड पे है। नीचे देखो तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो भी एक साइड पे। अगर डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हो तो ऐसे आइसोमर्स को ट्रांस आइसोमर बोला जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, सिस ब्यूटेन, इसका नाम सिस ब्यूट-2-इन क्यों है आपको पता है, सिस की वजह मैंने बता दिया। ब्यूट मीन 4 कार्बन, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 2 का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 2 के साथ क्या है, इन डबल बॉन्ड, EN इंडिकेट डबल बॉन्ड। सेम ऐसे ही ब्यूट-2-इन, ये भी हमारे पास ब्यूटी-2-इन, ये भी ब्यूटी-2-इन, दोनों कंपाउंड सेम है, बट ये सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर, ये दोनों हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं। अब ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं अगर आपको ये सही से नजर आ रहा हो तो। ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप, दोनों क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है। और ये कौन सी साइड पे है, सेम साइड पे। अगर सेम साइड पे अटैच होंगे तो सिस, और अगर अपोजिट साइड पे तो ट्रांस। यही बात यहां लिखी है, 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सेम साइड पे, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे। और 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप नीचे, एक ऊपर, तो अपोजिट साइड पे हो गए। ये एक एग्जांपल थी हमारे पास। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है पेंट-2-इन। क्यों पेंट-2-इन क्यों कहा है, अगर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है ना, ये कार्बन नंबर 2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जिस साइड से करीब होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। 2 पे डबल बॉन्ड है तो, और ये सिस इसलिए सेम। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, सेम जैसे मैंने अभी कहा कि इसको हम यहां से अगर डिवाइड कर दें तो ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये दोनों H नीचे वाली साइड पे है, और दोनों कार्बन
कार्बन की चेन, ये भी कार्बन, इवन ये दोनों, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कार्बन दोनों तरफ, जैसे यहां कार्बन कार्बन दोनों के साथ क्या लगी है, कार्बन की चेन, बट इसमें कार्बन है 2, इसमें क्या है, एक कार्बन, तो बेसिकली इनको सेम सब्स्टिट्यूएंट ही कंसिडर किया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। जो केमिस्ट है उसको ये सेम ग्रुप्स ही कंसिडर करते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो ये सेम साइड पे हैं, और दोनों हाइड्रोजन वो सेम साइड पे हैं। अगर सेम साइड पे होंगे ग्रुप्स तो सिस। और पेंट क्यों लिखा 5 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है कि 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है। सेम अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो H और H दोनों अपोजिट साइड पे हैं, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, इसका नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल, ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं। अगर ये अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस आइसोमर होगा, नाम इसका भी पेंटुइन, ये भी पेंटुइन। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है कि पेंटुइन हैज 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन सा, एक मिथाइल, एक कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इधर सेम है, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप। 3 डिफरेंट आइसोमर, 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ब्रांचेज अटैच है। तो H को वैसे ब्रांच कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट सब्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हो, ठीक है। इथाइल ये वाला, मिथाइल ये वाला, एंड हाइड्रोजन वो ये वाला, 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब जो केमिस्ट है वो अल्काइल ग्रुप को सेम कंसिडर करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया इथाइल एंड मिथाइल। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ये इथाइल है। 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते हो, इथाइल, और 1 कार्बन वाले को क्या कहते हो, मिथाइल। तो मिथाइल और इथाइल ये दोनों कार्बन की चेन है, इसलिए इनको सेम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाएगा। ये बात लिखी है केमिस्ट अल्काइल ग्रुप्स इथाइल एंड एज अ, वैसे कि यहां थोड़ा स्किप हो गया, केमिस्ट कंसिडर अल्काइल ग्रुप इथाइल एंड इथाइल एज अ सिमिलर, यहां आप लिखोगे कंसिडर, ये एक लफ्ज छोड़ दिया, कंसिडर अल्काइल ग्रुप्स जो कि हमारे पास क्या है, इथाइल एंड मिथाइल एज अ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, इनको सेम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये सेम साइड पे होने की वजह से सिस हो जाएगा। फिर एक और बात कि क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप वर्सेस हाइड्रोजन। और ये बात यहां की गई है कि ये जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पे है, और दूसरे नंबर पे ये अल्काइल ग्रुप, इवन ये दोनों सेम ग्रुप्स नहीं है बट अल्काइल ग्रुप्स हैं, इस वजह से इनको कंसिडर यही किया जाएगा, सेम एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो जो सिस और ट्रांस की हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो फिर किस बेस पे की जाएगी, हाइड्रोजन वर्सेस अल्काइल ग्रुप्स, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स है। फिर उसके बाद जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। सबसे पहले सिस आइसोमर, जो सिस आइसोमर्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। पोलर इन नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है जिनकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, 0.1 है, 0.2 है, ये समथिंग कुछ भी वैल्यू है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल। तो जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है, इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। और दूसरे नंबर पे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सोलबिलिटी हाई होती है, और उसकी रीजन ये है क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है वो जो पोलर इन नेचर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोलबिलिटी नॉर्मली ज्यादा होती है ड्यू टू पोलैरिटी। तो ये पोलर होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होंगे। इसी के अपोजिट ट्रांस आइसोमर को अगर देखो, अगर ये पोलर इन नेचर है तो ये नॉन पोलर है। और ये नॉन पोलर क्यों है, इनका डायपोल मूवमेंट, उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। जो नेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ट्रांस आइसोमर की है वो 0, इसलिए ट्रांस आइसोमर हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। इसे अगर नॉन पोलर है इट्स मीन कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास एक सिस मॉलिक्यूल है। सिस की एग्जांपल है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसको यहां से डिवाइड करोगे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो Cl Cl ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेम साइड पे अटैच है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे वाली साइड
एच एच दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे अटैच है, इट्स मीन कि ये हमारे पास सिस आइसोमर है। और इसमें हमारे पास ये कार्बन दो कार्बन है, और अगर इसको कार्बन नंबर 1 कहूं तो इसको कार्बन नंबर 2 कहूंगा, या इसको 1 कहो तो इसको 2 कहूंगा। 1 और 2 पे दो क्लोरीन अटैच है, इसलिए मैंने क्या लिखा 1,2 डायमीन 2 क्लोरोमीन क्लोरीन, और दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम बना सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सेम इसी मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, Cl एज इट लिखा, H एज इट लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो एज इट लिखा, बट ये जो कार्बन इसके साथ अटैचमेंट है, कनेक्टिविटी है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज ये किया। कनेक्टिविटी तो सेम है, बस अरेंजमेंट चेंज की। क्लोरीन ऊपर था उसको नीचे लेके आए, H नीचे था इसको ऊपर लेके चले गए, तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बना और ये आपके पास नया आइसोमर बन गया। अगर मैं यहां से डिवाइड करूं तो Cl और H दो डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं, इसलिए ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा। अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप्स हो तो देन हमारे पास सिस आइसोमर होता है। बाकी नाम सेम है कि ये इसमें कार्बन नंबर 1, अगर ये 1 है तो ये 2 है, 1 पे भी Cl है 2 पे भी Cl है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन इसका नाम होगा। अब इसके डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो चेक की गई है वो है 1.9। डाइपोल मूवमेंट आपको पता है म्यू से शो करते होते हैं, जो बेसिकली किसके इक्वल होता है, चार्ज, किसके ऊपर चार्ज। फॉर एग्जांपल ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस पे कितना ये चार्ज है वो Q होगा, मल्टीप्लाई R, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, रेडियस बेसिकली। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो डायपोल मूवमेंट होता है। अब क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ होगी। ये जो कंपाउंड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ, जिस तरफ क्लोरीन जो होंगे, इसलिए इसके डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जो कि 1.9 आ रही है, और ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। अब इसके डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके जो म्यू नॉट है ना डायपोल मूवमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, उसकी रीजन ये है कि ये क्लोरीन जो है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर, तो अपोजिट साइड पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट डायपोल मूवमेंट, नेट पोलैरिटी 0 होगी, क्योंकि एक इधर खींच रहा है एक इधर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इस वजह से इसके डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर किसी कंपाउंड की डायपोल मूवमेंट वैल्यू कुछ ना कुछ हो तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पोलर इन नेचर होता है। डायपोल मूवमेंट 0, ट्रांस की 0 होती है, इसलिए ये नॉन पोलर है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो ये मेन रीजन है इसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने बताया, जो पोलर होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, और पोलर कौन होते हैं, वो हमारे पास सिस आइसोमर्स होते हैं। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स पे अटैच करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब ये हमारे पास जैसे कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप Cl है, इधर भी Cl है, तो ये हमारे पास सिस आइसोमर और ट्रांस दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंपाउंड्स की सेम होती हैं। तो ये बात लिखिए, सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल वो सेम, जो सिमिलर होती है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होती, थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करती हैं बट सिमिलर होती हैं। देन उसके बाद सिस आइसोमर्स आर जनरली, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मोर रिएक्टिव होते हैं। सिस क्यों रिएक्टिव होते हैं, पोलर इन नेचर की वजह से। और जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और दूसरे नंबर पे ये स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, और ये ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होते हैं, सिस आइसोमर स्टेबल नहीं होते। सिस आइसोमर में क्या होता है, ये जो क्लोरीन जो सेम ग्रुप्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो एक साइड पे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये जो बल्की ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स मतलब बड़े ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस, इट्स मीन कि ये हाईली रिएक्टिव है। और ये क्या है, ये स्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो गया अपोजिट साइड पे, तो इनके दरमियान रिपल्जन कम होगी, इसलिए रिपल्जन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसलिए जब जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी
कम होगी। ये बातें यहाँ लिखी हैं। मोर रिएक्टिव कौन बोला? जो हमारे पास सिस आइसोमर है वो मोर रिएक्टिव होता है देन ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर इज लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल बिकॉज बल्की ग्रुप्स ऑन वन साइड क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैंने बताया रिपल्जन। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन रिपल्जन। जैसे ये सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं तो एक दूसरे के दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रिपल्जन क्रिएट करेंगे। अगर रिपल्जन जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना लेस स्टेबल होगा, उतना हाईली रिएक्टिव होगा। अच्छा जी, इसके साथ एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर ऑन वन साइड मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है कि जो अल्कीन्स हैं उनके पास डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड कैसा बिहेव कर रहा होता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल, ये खुद अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे है, इस साइड, तो वो क्या लिखा हुआ है? हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन वन साइड मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए इस पे इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर सकता है और इसमें इधर भी हमारे पास ये ग्रुप है, इधर भी, तो ये इतना एक्सपोज्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फुली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल वो इस पे प्रॉपर अटैक नहीं करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फिर एक साइड बॉक्स में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास सिस आइसोमर्स होते हैं ना, उनको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। किसमें? फर्दर कहीं, जैसे यहां एक एग्जांपल दी गई है, बाइंड टू गुआनिन बेस इन डीएनए। कौन बड़ा? जो सिस्प्लेटिन होता है, ये उसकी बात की गई है। किसकी बोला? सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो सिस्प्लेटिन होता है ना, इसको हम यूज करते हैं कहां पे? जो कैंसर सेल्स है उनको डैमेज करने के लिए। ये क्या करता है? जो सिस आइसोमर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो जो डीएनए की गुआनिन बेस है उसके साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, जो लेकिन जो ट्रांस प्लेटिन है वो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखता, जिसकी वजह से ये डीएनए के साथ अटैच होकर डीएनए को डैमेज करता है और उससे फर्दर जो कैंसर सेल है वो खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसलिए हम सिस को तो यूज कर सकते हैं बट ट्रांसप्लेटन को आप यूज नहीं कर सकते। क्या करने के लिए? कैंसर सेल को खत्म करने के लिए। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिर कुछ ना कुछ चेंज हो जाती हैं। और जैसे हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी? इनकी रिएक्टिविटी की बात की हमने कि जो रिएक्टिविटी है वो फिर किस पे डिपेंड कर रही होती है? इनकी पोलैरिटी पे। और पोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है? कि जो बल्की ग्रुप्स है वो अगर सेम साइड पे हैं तो कंपाउंड क्या होगा? पोलर, और अगर अपोजिट साइड पे है तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा।